नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, न्याय का सबसे खतरनाक रूप वो नहीं होता जिसमें सजा सुना दी जाए, बल्कि वो होता है जिसमें इंसान को सालों साल सजा जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाए, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी अंतिम फैसले के। आज भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने वही सवाल खड़ा है जब उमर खालिद और शर्जिल इमाम को एक बार फिर जमानत से वंचित कर दिया गया। 5 साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बावजूद अदालत कहती है अभी आजादी नहीं। ये फैसला केवल दो व्यक्तियों को मामला नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये उस दौर का प्रतीक है, उस दौर का जिसे आज मोदी युग कहा जाता है, जहां कानून की भाषा और न्याय की आत्मा के बीच जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस बेंच ने जमानत से इनकार किया उसमें शामिल थे जस्टिस अरविंद कुमार, गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति मिली, और जस्टिस एनवी अंजारिया, जिनका पूरा शुरुआती करियर जो है वो गुजरात हाईकोर्ट में बीता। वही वो जज बने और फिर कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। सवाल ये नहीं कि इन जजों की योग्यता क्या है, ये नहीं है सवाल। सवाल ये है कि क्या जमानत के सिद्धांत बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गए हैं। उमर खालिद और शर्जिल इमाम, इन पर लगे जो आरोप है वो गंभीर बताए जाते हैं दोस्तों। लेकिन भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान ये भी कहता है कि आरोपी तब तक दोषी नहीं होता है जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए। इसीलिए तो अदालतें बनी है, इसीलिए तो कोर्ट बने हैं, जज बने हैं, वकील बने हैं। 5 साल 6 साल या उससे भी ज्यादा समय तक बिना ट्रायल जेल में रखना किस न्याय शास्त्र का हिस्सा है? सवाल अब यहां पर ये खड़ा होता है। ये देरी अब प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक संरचनात्मक अन्याय बन चुकी है। जी हां, संरचनात्मक अन्याय। आज अगर बात करें तो आज अदालत में उमर खालिद का बयान दिल दहला देने वाला था। मेरी जिंदगी जेल में गुजर रही है, रिहा लोगों को बधाई। ये वाक्य किसी अपराध का नहीं, किसी अपराधी का नहीं, बल्कि उस नागरिक का है जिसकी जवानी सलाखों के पीछे बीत रही है। इतिहास गवाह है कि सत्ता जब डरती है तो वो असहमति को अपराध बना देती है, और अदालतें जब संवैधानिक साहस खो देती है तो कानून सत्ता का औजार बन जाता है। और यही विडंबना है, यही सोचनीय है। अब आते हैं दोस्तों ऐतिहासिक और साहित्यिक संदर्भ पर। अब आप सोचेंगे मैंने ये पॉइंट क्यों उठाया। दरअसल एक पूर्व चीफ जस्टिस ने निजी बातचीत में ए टेल ऑफ टू सिटीज का उदाहरण दिया। चार्ल्स डिकेंस का वो नायक जो बेगुनाही के बावजूद 18 साल, जी हां 18 साल जेल में बिताता है। ये तुलना आज असहज करने वाली हकीकत बन चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कहानी फ्रांसीसी क्रांति के दौर की थी और ये कहानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की है। अब आप इस उदाहरण को किस तरह से देखते हैं? अब ऐसे में इन तमाम सिनेरियो के बीच वैश्विक दृष्टि और उम्मीद जगती है। आज भले ही अदालत से निराशा हाथ लगी हो दोस्तों, भले ही, लेकिन उम्मीद पूरी तरह मरी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उमर खालिद के लिए समर्थन लगातार बढ़ रहा है, लगातार उसमें इजाफा देखा जा रहा है। ये असंभव नहीं कि आने वाले वक्त में वो नोबेल शांति पुरस्कार के गंभीर दावेदारों में गिने जाएं। अगर ऐसा है तो ये भारत की न्याय व्यवस्था पर सबसे तीखा सवाल होगा कि जिस व्यक्ति को दुनिया शांति का प्रतीक माने, वो अपने ही देश में बिना ट्रायल, बिना जांच के जेल में सड़ता रहा। ये सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो कहीं ना कहीं समर्थन मिल भी रहा है और उसी समर्थन के चलते कहीं ना कहीं उम्मीद भी जो है वो यहां पर जग रही है।
लेकिन ये तस्वीर कई सवाल भी खड़े कर देती है हमेशा की तरह। तो दोस्तों, ये जो लड़ाई है वो सिर्फ उमर खालिद या शर्जिल इमाम की नहीं है। आप इस बात को, इस हकीकत को जान लीजिए। ये सिर्फ दो जन की लड़ाई नहीं है। ये कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा नहीं थी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठती आवाज की भी चर्चा नहीं थी। ये चुप्पी और साहस की कहीं ना कहीं लड़ाई है, जिसमें हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि ये दो व्यक्तियों की, उमर खालिद शर्जिल इमाम की नहीं है लड़ाई। ये मुद्दा भी उसका नहीं था। ये उस हर नागरिक की लड़ाई है जो मानता है कि न्याय केवल फैसले का नाम नहीं, जो जानता है इस बात को, बल्कि समय पर मिलने वाला अधिकार है, जो इस बात को मानता है। दोस्तों, इतिहास अदालतों को उनके फैसलों से नहीं, बल्कि उनकी चुप्पी और साहस दोनों से याद रखता है। सवाल यह है कि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, जिक्र होगा, तो क्या ये बेंच न्याय के रक्षक के रूप में याद की जाएगी, या उस व्यवस्था के हिस्से के रूप में जिसने इंसाफ को टालते टालते उसे बेअसर बना दिया। तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। मैं सवाल आप पर ही छोड़े जाती हूँ। साथ ही चर्चा आपको कैसी लगी, जो सच सामने रखा है, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है, आपके मन में क्या विचार है, और इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को, इस चर्चा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सच ज्यादा से ज्यादा देश के हर नागरिक तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।